नमस्कार, मैं हूं विवेक। और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। इमेजिन कीजिए एक कंप्यूटर है, बाहर से एकदम परफेक्ट चल रहा है, पर बैकग्राउंड में कोई ऐसा मालवेयर डाउनलोड हो चुका है जो बिना किसी शोर शराबे के पूरे सिस्टम को अंदर ही अंदर करप्ट कर रहा है। आज हम इसी तरह के एक ह्यूमन मालवेयर को गहराई से समझने वाले हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ही जरूरी चर्चा है। तो बात मुंबई के मीरा रोड के नया नगर इलाके की है। सुबह के करीब 4 बज रहे थे और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर अचानक एक बहुत ही जानलेवा हमला होता है। मतलब ये कोई आम लूटपाट या कोई आपसी रंजिश का मामला बिल्कुल नहीं था जी। इसे सिर्फ एक साधारण अपराध की नजर से देखना बहुत बड़ी भूल होगी। अगर हम इसका पैटर्न देखें तो ये एक बहुत बड़ी वैचारिक रणनीति का हिस्सा था। वही तो मुझे इस घटना का जो सबसे अजीब हिस्सा लगा वो इसका पूरा सीक्वेंस है। मतलब 31 साल का एक आदमी जैब जुबैर अंसारी वो गार्ड्स के पास आता है और पहले बहुत ही नॉर्मल तरीके से मस्जिद का रास्ता पूछता है। हाँ, एकदम सामान्य तरीके से। और फिर अचानक उनका धर्म पूछता है, उन्हें कलमा पढ़ने को कहता है। और जब वो गार्ड्स राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन ऐसा करने से मना करते हैं तो वो सीधा चाकू निकालकर हमला कर देता है। पुलिस उसे 90 मिनट में पकड़ भी लेती है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसा तरीका है। मतलब ये तो किसी साइकोपैथ जैसा बिहेवियर लग रहा है ना। देखिए, ये कोई साइकोपैथ नहीं था, बल्कि एक बहुत ही कैलकुलेटेड कदम था। टेररिज्म की भाषा में इसके काम करने के तरीके को पहलगाम पैटर्न की तरह देखा जा सकता है। एक सेकंड, पहलगाम पैटर्न मतलब कश्मीर में जो हमले हुए थे वो वाले? पर उसका और मुंबई के इस हमले का क्या कनेक्शन है? इसका मैकेनिज्म क्या है आखिर? इसका मैकेनिज्म है पहचान के आधार पर खौफ पैदा करना। जब कोई भीड़ में किसी अजनबी से उसका धर्म पूछकर उसे निशाना बनाता है तो वो सिर्फ एक इंसान पर हमला नहीं कर रहा होता, वो पूरे समाज में एक साइकोलॉजिकल दरार पैदा कर रहा होता है। जब पुलिस ने जायब के घर की तलाशी ली, वहां कुछ हस्तलिखित नोट्स मिले जो बहुत चौंकाने वाले थे। रुको 1 मिनट, उसने बाकायदा लिख कर रखा था ये सब? बिल्कुल, हाँ। उन नोट्स में साफ लिखा था कि ये हमला आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन में शामिल होने और अपनी वफादारी साबित करने का उसका पहला कदम है। उसने अंग्रेजी में फर्स्ट स्टेप लिखा था। वो अपनी तरफ से संगठन को एक सिग्नल भेज रहा था। यहाँ आकर मेरे दिमाग की बत्ती सच में गोल हो जाती है। मतलब जब हम आतंकवादी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में किसी खुफिया ट्रेनिंग कैंप या किसी बहुत ही रूढ़िवादी बैकग्राउंड की तस्वीर बनती है। हाँ, एक टिपिकल इमेज होती है हमारे दिमाग में। पर ज़ेब वो कोई अनपढ़ या दिमागी रूप से कमजोर इंसान नहीं था। वो एक साइंस ग्रेजुएट था जो 2019 तक अमेरिका में काम कर रहा था। वर्क परमिट खत्म होने के बाद वापस आया और ऑनलाइन केमिस्ट्री पढ़ाता था। एक पढ़ा लिखा विज्ञान का शिक्षक। वही ना, एक विज्ञान का शिक्षक जिसने अमेरिका देखा है, वो इंटरनेट के जरिए चरमपंथियों से इतना इंप्रेस हो गया है। मतलब एक काम कैसे करता है? यही वो अदृश्य खतरा है जिसे हम डिजिटल रेडिकलाइजेशन कहते हैं। मैं आपको समझाती हूँ, ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, बल्कि एक पूरा साइकोलॉजिकल फनल है। अच्छा? अगर हम जैब की बैक स्टोरी देखें तो 2022 के बाद से वो एकदम अकेला रह रहा था। उसकी अफगान पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। तो मतलब वो पर्सनल लेवल पर बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड था, एकदम कट चुका था दुनिया से। हाँ, बिल्कुल। और जब कोई इंसान इस तरह के गहरे अकेलेपन और हताशा से गुजरता है तो वो ऑनलाइन एक पर्पस, एक कम्युनिटी ढूंढने लगता है। रेडिकल फोरम्स और इंटरनेट एल्गोरिदम्स इसी बात का फायदा उठाते हैं। वो उसे एक टारगेटेड कंटेंट देने लगते हैं। हाँ, वो धीरे धीरे इंसान के दिमाग में जहर घोलते हैं, उसके कन्फर्मेशन बायस को ट्रिगर करते हैं और उसे एक ग्लोबल मिशन का हिस्सा होने का एहसास कराता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में जैब किसी से फिजिकली मिला ही नहीं। इसे इस सेल्फ रेडिकलाइज्ड लोन वुल्फ कहते हैं। लोन वुल्फ? हाँ। क्योंकि इसमें कोई स्लीपर सेल शामिल नहीं है। कोई मास्टरमाइंड आपको फोन पर इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा। बिल्कुल, कोई नेटवर्क नहीं होता इनका। मतलब एटीएस या खुफिया एजेंसियों के लिए ऐसे इंसान को ट्रेस करना तो लगभग इम्पॉसिबल है। ना कोई हथियारों की बड़ी सप्लाई चेन, ना कोई खुफिया मीटिंग, बस एक इंसान, एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन। यही इस केस का सबसे डरावना पहलू है। कट्टरपंथ अब किसी देश की सीमा या किसी खास भौगोलिक क्षेत्र का मोहताज नहीं रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। एक अच्छी खासी डिग्री वाला इंसान जो साइंस पढ़ाता हो, वो भी इस डिजिटल इको चेम्बर में फंस सकता है। एल्गोरिदम ये नहीं देखता कि आपके पास कौन सी डिग्री है, वो बस इंसान की साइकोलॉजिकल वीकनेस को टारगेट करता है। तो इस गहरी चर्चा से एक बात तो एकदम साफ है, जो खतरा हम सोचते थे कि सरहदों के पार है,
वो अब हमारे पॉकेट में रखे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर आ चुका है। वापस उसी कंप्यूटर वायरस की एनालॉजी पर जाएं तो सिस्टम को बाहर से नहीं अंदर से हैक किया जा रहा है। और इसके लिए किसी हथियार से ज्यादा उस अकेलेपन और अलगाव को समझने की जरूरत है जो इस आधुनिक डिजिटल युग में तेजी से बढ़ रहा है। ये सच में सोचने वाली बात है। क्या हमारा आज का ये हाइपर कनेक्टेड समाज असलियत में इतना अलग थलग और अकेला हो चुका है कि बंद दरवाजों के पीछे कोई व्यक्ति धीरे धीरे चरमपंथी बन जाए और किसी को भनक तक न लगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।